अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो है ना हम एक ऐसे लिखना जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि ऐसे किस तरह से आपने लिखना है। टॉपिक मैंने उठाया है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू। इसको उठाने का रीज़न ये है कि आपने अगर पास पेपर में देखा हो ना तो काफ़ी दफ़ा उसने कौमी ज़बान के ऊपर जो है ना वो ऐसे दिया है, ठीक है। इसका स्टार्ट लेते हैं एक शेर से। इसमें कहता है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको कहा था कि जब आपने ऐसे लिखना है ना तो आपने उसका स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से। ये आपको इंग्लिश रूल्स में भी पता है, जो आप इंग्लिश का ऐसे लिखते हैं। अब उर्दू में भी आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, तारुफ से, ठीक है। अब आपको कहा था कि जब आपने तारुफ लिखना है तो उसका स्टार्ट आपने या तो किसी कोटेशन से करना है या किसी शेर से करना है, ठीक है। अगर अब आप उर्दू ज़बान की बात करें ना तो यहाँ पर आपको क़ायद-ए-आज़म के बहुत सारे इरशादात ऐसे मिल जाएंगे जो उन्होंने उर्दू ज़बान के लिए बोले थे। यहीं पर अगर मैं अब इसका स्टार्ट लूँगी तो मैं उनकी एक कोटेशन है, उन्होंने दी थी 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च 1948 को क़ायद-ए-आज़म ने एक ख़ताब में इरशाद फरमाया, ठीक है। वो कहते हैं कि एक मुश्तरका सरकारी ज़ुबान के बग़ैर कोई कौम मुत्तहिद नहीं हो सकती। एक मुश्तरका सरकारी ज़ुबान के बग़ैर कोई कौम मुत्तहिद नहीं हो सकती और ना ही कोई काम कर सकती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान का तल्लुक़ है, तो वो उर्दू है, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर दें। अब देखें हमने क्या किया, हमने अपना तारुफ़ लिखना था, उसको हमने स्टार्ट कर दिया एक कोटेशन से। मैंने आपको जब पीछे ऐसे के रूल पढ़ाए थे तो उसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आपने ऐसे का स्टार्ट लेना है, जब आपने इंट्रोडक्शन लेना है, लिखना है, तो आपने क्या करना है, उसको किसी शेर से, किसी स्टोरी से या फिर किसी कोटेशन से स्टार्ट लेना है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ लिख ली है। इसको लिखने के बाद अब आप नीचे अपना इंट्रो लिखेंगे कि आप इसमें क्या क्या बातें करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सिंपल कि आप कौमी ज़ुबान की डिफ़ाइन लिख दें या आप लिख दें। उस तारीफ़ लिखने के बाद आप लिखेंगे कि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसकी कौमी ज़बान उर्दू है, उसके बारे में आप लिखेंगे। अब यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि हर खित्ते या इलाके के लोगों की एक ज़ुबान होती है, हर खित्ते या इलाके के लोगों की एक ज़ुबान होती है जो उस इलाके के लोगों की पहचान होती है, ठीक है। हर खित्ते या इलाके के लोगों की एक ज़बान होती है जो इस इलाके के लोगों की पहचान होती है। इसी तरह से फिर आप लिखेंगे कि जो हमारी सल्तनत है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसकी कौमी ज़ुबान उर्दू है। फिर आप उसको नीचे डिफ़ाइन करेंगे, उसको बताएंगे, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने फिर क्या करना है, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम अपनी नेशनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौमी ज़ुबान की बात कर रहे हैं। तो फिर आपकी जो सेकंड होगी ना उसमें आपने बताना है कि कौमी ज़ुबान जो होती है उसकी अहमियत क्या होती है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे से उसने क्या पूछा है, कौमी ज़ुबान। अब हमने तारुफ़ में तो लिख दिया कि जो हमारी ज़ुबान है वो उर्दू है, इसका इब्तिदा के बारे में थोड़ा हमने उसको बता दिया ताकि वो हमारा ये ऐसे जब पढ़े, उसका जब तारुफ़ पढ़े तो उसको पता चल जाए कि ऐसे के अंदर कौन-सी बातें होने वाली हैं, ठीक है। अब हम अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग बनाएँगे ना उसमें हम लिखेंगे कि कौमी ज़ुबान की अहमियत क्या है, ठीक है। आपने नेक्स्ट हेडिंग हम बनानी है कौमी ज़ुबान की अहमियत। नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे कौमी ज़ुबान की अहमियत, ठीक है। अब इसके नीचे आप लिखें कि कौमी ज़ुबान जो कि पूरी कौम की मुश्तरका ज़बान होती है जो उस मुल्क के अवाम को दूसरे ममालिक के अवाम से मुख्तलिफ बनाती है। अब कैसे मुख्तलिफ बनाती है, आप सिंपल सी चीज़ आप देख लें, हम उर्दू बोलते हैं, ठीक है। अब जो हिंदू हैं, ठीक है, उनकी कौमी ज़ुबान क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो हम उर्दू बोल रहे हैं, वो हिंदी बोल रहे हैं, हमारी ज़ुबान ही हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही है। अगर मैं भी हिंदी बोलने लग जाऊँ,
ठीक है, और जो मेरे साथ दूसरा हिंदू है वो भी हिंदी बोल रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो मारिया है ये किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ आपको डिफरेंट कर रही है, कौन सी चीज़ आपको अलग बता रही है कि ये इस इलाके की रहने वाली है, वो आपको बताती है आपकी ज़ुबान। तो कौमी ज़ुबान की अहमियत के नीचे आपने यही एक्सप्लेन करना है कि कौमी ज़ुबान जो कि पूरी कौम की मुश्तरका ज़बान होती है, उस मुल्क के अवाम को दूसरे ममालिक की अवाम से मुख्तलिफ बनाती है, ठीक है, उससे उसकी अफादियत से मतलब अब आप ये देखें, अब जो आपकी जो कौमी ज़ुबान है इसने क्या किया, आप एक कंट्री है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, दूसरा कंट्री आप यहाँ पर लें पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान वाले उर्दू बोलते हैं और इंडिया वाले क्या बोलते हैं, हिंदी, ठीक है, उनकी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, हमारी क्या है, उर्दू है। तो अब यहाँ पर बात क्या आ जाएगी कि ये जो हमारी कौमी ज़ुबान है ये हमें इनसे अलग कर रही है। अगर हमें कोई और बंदा यहाँ पर देखता है तो उसको पता चल जाएगा, जब वो हमारी ज़ुबान सुनेगा, कि ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ठीक है, उनको पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कौमी ज़ुबान है, हम उसकी जो अफादियत है, वो जो हमें फ़ायदा दे रही है, हम उससे इनकार भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आप भी यहाँ पर कोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये भी इसमें लिख सकते हैं कि कौमी ज़ुबान उस मुल्क के रहने वालों के दरमियान बहमी रवाबित का काम भी करती है, ठीक है। मतलब हम अब आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोली जाती हैं, कोई बलोची बोल रहा है, कोई पठान है, ठीक है, उसकी अपनी लैंग्वेज है। तो इसी तरह अब सिंध वालों की अपनी लैंग्वेज है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू है। चाहे वो पठान जो हैं वो पश्तो बोल रहे हैं, लेकिन जब वो मुझसे मिलेंगे, मुझे नहीं आती, वो मेरे साथ क्या बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि नेशनल लैंग्वेज है, ये मेरे और उसके दरमियान एक राब्ता कायम कर रही है। तो यहाँ पर आपने जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग बनानी है ना, उसके अंदर आप लिखेंगे कौमी ज़ुबान की अहमियत, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट के ऊपर। अब आपने दो चीज़ों पे बात कर लिया, आपने इंट्रोडक्शन भी दे ली है, आपने क्या किया है, कौमी ज़ुबान की अहमियत भी बता दी है, ठीक है। अब आपने करना है कि कौमी ज़ुबान जो हमारी है उर्दू, हमारे से उसने क्वेश्चन क्या किया है उर्दू के बारे में, कि उर्दू कौमी ज़ुबान है, इसके ऊपर बहस करो, ठीक है। अब हमने रियल बात जो हमारे से ऐसे के अंदर पूछी गई है ना, अब हमने उसके ऊपर बात करनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो उर्दू ज़ुबान है इसकी इब्तदा कैसे हुई, ठीक है, इसके अंदर कितनी और ज़ुबानें ऐड हुई, इसका मीनिंग क्या है, अगर इसका मीनिंग लश्कर है तो वो लश्कर कैसे इसका मीनिंग बना। मतलब कि हमने इसकी इब्तदा के बारे में बताना है कि ये जो उर्दू लैंग्वेज है ये किस तरह से पैदा हुई है, कैसे ये बनी है। तो उसमें आप हेडिंग यहाँ पर देंगे कि उर्दू ज़ुबान की इब्तदा, उर्दू ज़ुबान की इब्तदा, ठीक है। अब इसमें देखें, इसके अगर आप देखें तो इसके अंदर ना दो तरह के नज़रियात की बात की जाती है। यहाँ पर आपके सामने दो नज़रियात की बात की जाती है, ठीक है। एक नज़रियात तो वो है कि जब बरसगीर में मुसलमानों की आमद हुई, ठीक है, पहला नज़रिया तो वही है ना कि जब बरसगीर के अंदर मुसलमान आए, ठीक है, तो वहीं से उर्दू भी आनी स्टार्ट हो गई। एक आप ये बात है। अब ये वाला नज़रिया कौन देता है, ये अब अपनी बात को अपने प्रूव करना है कि ये जो नज़रियात हैं ये मौलाना सलमान नदवी और हाफिज़ मोहम्मद शेरानी से वाबस्ता हैं, ठीक है। अब मतलब मैंने यहाँ पे बात की कि जो उर्दू ज़ुबान की इब्तदा है उसके बारे में हमारे पास दो नज़रियात आते हैं, ठीक है। एक नज़रिया हमारे पास आता है कि बरसगीर में जब मुसलमानों की आमद स्टार्ट हुई, ठीक है, तो उसी वक्त से यहाँ पर उर्दू भी आ गई। अब ये नज़रिया कौन दे रहा है, इस नज़रिए के बारे में कौन बात कर रहा है, हम अपनी बात को प्रूव भी तो करेंगे ना। मैंने ये बात कर दी है, आप सब लोग मेरी इस बात के ऊपर क्यों बिलीव करेंगे। आप कहेंगे मारिया तो अपने पास से कह रही है, नहीं, मैं नीचे अपनी बात को प्रूव करूँगी कि ये जो नज़रियात हैं, ठीक है, ये नज़रियात किसने दी हैं। ये जो नज़रियात हैं, एक तो ये मौलाना सलमान नदवी, ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पर लिखें हाफिज़ महमूद शेरानी, ठीक है, कि ये मेरे नज़रियात नहीं है। ये मारिया नहीं कह रही है कि जो बरसगीर में मुसलमानों की आमद हुई थी तो उसी वक्त क्या थी, उर्दू की भी वहाँ पर स्टार्ट जो था वो हो गया था। ये मारिया नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है, मोहम्मद सलमान नदवी कह रहे हैं और हाफिज़ महमूद शेरवानी कह रहे हैं। ये हो गया। अच्छा, दूसरा नज़रिया क्या आता है, दूसरा नज़रिया आपके पास आ जाता है कि जब बरसगीर के अंदर आर्या आए, ठीक है, आर्यों का भी आपको पता है कि उनकी आमद के साथ भी कहते हैं कि उर्दू का इर्तिकाज़ जो था वो बरसगीर में हो गया था। तो दूसरे नज़रिए में आप लिखेंगे आर्याओं की आमद। अब यहाँ पर जब मैंने बात की ना उर्दू ज़बान की इब्तदा की, तो मैंने वहाँ पर क्या किया
कि अपनी बात को साबित करने के लिए वहाँ पर बताई, एग्जाम्पल्स भी कैसे बताई। यहाँ पर मैंने इन दो की बता दी, रेफरेंस दे दी कि ये दोनों कहते थे कि जब बरसगीर के अंदर मुसलमानों की आमद स्टार्ट हुई उसी टाइम से क्या हुआ था, बरसगीर में उर्दू का भी इर्तिका हो गया था। ठीक है, फिर दूसरा नज़रिए में ये कहा जाता है कि जब बरसगीर के अंदर आर्या आए थे, ठीक है, आर्यों की जो कौम है वो जब बरसगीर में उनकी आमद स्टार्ट हुई तो उस वक्त जो उर्दू थी उस वक्त उसने बरसगीर में आना स्टार्ट किया। अब ये बात तो ये हो गई कि उर्दू के अंदर उर्दू की जो इब्तदा थी ना वो कैसे हुई, उसके बारे में हमने दो नज़रियात के बारे में बात कर ली। ठीक है, फिर वो कहता है कि उर्दू के अंदर डिफरेंट टाइप के वर्ड्स भी हैं, तो उसके बारे में भी हमने उसको क्या करना है, अपने एग्जामिनर को बताना है। हम कहेंगे कि जब 7वीं सदी में अरबों ने बरसगीर में तिजारत की थी, ठीक है, आपको पता होगा 7वीं सदी के अंदर जो अरब थे बरसगीर में जब उन्होंने तिजारत की, ठीक है, तो उनकी अब जो अरबी थे उनकी वर्ड क्या थी, अरबी ज़ुबान थी उनकी। ठीक है, तो उनके कुछ अरबी अल्फाज जो थे ना वो भी क्या हो गए थे, उर्दू ज़ुबान में शामिल हो गए थे। ठीक है, अब एक चीज़ आपने यहाँ पर ये कर दी। उसके बाद दूसरा ये आ जाता है कि आपको पता है कि मुसलमानों के हिंदुओं के साथ जो सियासी, तहज़ीबी, सकाफ़ती हर किस्म के रवाबित थे। ठीक है, तो जब उनके मुसलमानों के साथ तल्लुकात थे, सकाफ़त के अकॉर्डिंग देख लें, सियासत के अकॉर्डिंग देख लें, तहज़ीब के अकॉर्डिंग, तो मुसलमानों के जो हिंदुओं के कुछ अल्फाज थे ना, हिंदी ज़ुबान के जो लफ्ज़ थे वो भी क्या हुए, वो भी उर्दू में शामिल हो गए। तो यहाँ पर आप जो अपनी इब्तदा लिखेंगे ना उसके अंदर आप ये वर्ड भी ऐड कर सकते हैं कि मुसलमानों के क्या थे, मुसलमानों के हिंदुओं के साथ जो थे वो तल्लुकात थे, कौन कौन से थे, सियासी थे, सकाफ़ती थे। ठीक है, उसके बाद आप लिखें उनके साथ तहज़ीबी थे। इसी वजह से क्या हुआ कि कुछ हिंदी अल्फाज जो थे वो भी उर्दू में शामिल हो गए। वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, वो भी उर्दू में क्या हो गए, शामिल हो गए। फिर उसके बाद आप लिखें कि दोबारा से शहरी मतलब इसके बाद फिर क्या हुआ, तीसरी दफ़ा फिर अरबों ने क्या किया, ईरान और अफ़गानिस्तान के रास्ते से बरसगीर पर हमला कर दिया। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि तीसरी दफ़ा अरबों ने अफ़गानिस्तान और ईरान, ठीक है, अफ़गानिस्तान और ईरान के रास्ते से क्या किया, बरसगीर के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने जब बरसगीर पर हमला किया तो उस वक्त क्या हुआ, कुछ तुर्की के वर्ड और कुछ फ़ारसी के वर्ड। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली हुकूमत बन गई थी जब उन्होंने अरब ने जब अटैक किया अफ़गानिस्तान और ईरान, ठीक है, इनके रास्तों से, तो वहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान अफेयर के अंदर। ठीक है, तो वो फिर क्या कहते हैं कि वहाँ पर क्या आ गई, दिल्ली हुकूमत आ गई। तो दिल्ली हुकूमत जब आई तो वहाँ पर क्या हुआ, उर्दू ज़बान के अंदर कुछ नए वर्ड ऐड हुए। कौन से वर्ड ऐड हुए, तुर्की के और फ़ारसी ज़ुबान की। ठीक है, अब देखें, अब बात यहाँ पर सिंपल सी है कि सबसे पहले आर्यन जो थे वो आए। ठीक है, उसके बाद वहाँ से क्या हुआ, उर्दू ज़बान की इब्तदा हो गई। फिर वो कहता है कि जब 7वीं सदी में अरब जो थे वो तिजारत की घर से बरसगीर में आए तो क्या हुआ कि जो उनके कुछ अरबी ज़ुबान के वर्ड थे जो उर्दू ज़ुबान में शामिल हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मुसलमान जो थे वो हिंदुओं के साथ रहते थे, इसी वजह से हिंदी ज़ुबान के भी कुछ लफ्ज़ जो हैं वो उर्दू में शामिल हुए। फिर कहा जाता है कि अरबों ने दोबारा से जब अटैक किया बरसगीर के ऊपर अफ़गानिस्तान और ईरान के रास्ते से, सिंपल चीज़ ले लें कि जब दिल्ली सल्तनत आई, जब दिल्ली हुकूमत आई, देन क्या हुआ कि कुछ तुर्की और फ़ारसी ज़ुबान के लफ्ज़ भी थे जो उर्दू के अंदर ऐड हो गए। ठीक है, तो वहीं से फिर अब हम उर्दू की जब डिफ़ाइन लिखाएंगे हम लिखेंगे कि उर्दू जो है वो उसके अंदर ज़्यादा सारी ज़ुबानों का मिक्स है। मतलब आप सिंपल लिखें कि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है, ठीक है, जिसमें तुर्की, हिंदी, अरबी, फ़ारसी और पंजाबी के अल्फाज शामिल हैं, इसीलिए इसका मतलब है लश्कर। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि उर्दू का जो मीनिंग है उसको लश्कर क्यों कहा जाता है। इसको लश्कर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा सारी ज़ुबानों के वर्ड ऐड हैं। तो जब आप यहाँ पर इसकी डिफ़ाइन लिखेंगे, अब आपने इसी तरह पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, तारुफ लिखा है। तारुफ लिखने के बाद हमने कौमी ज़ुबान की अहमियत लिखी है। कौमी ज़ुबान की अहमियत के बाद हमने लिखा है कि उर्दू ज़ुबान जो थी उसकी इब्तदा किस तरह से हुई। ठीक है, उसमें हमने दो नज़रियात पेश किए। फिर हमने बताया कि ये जो उर्दू ज़बान है इसके अंदर किस किस कौम के वर्ड जो हैं, किस किस लैंग्वेज के वर्ड जो हैं वो ऐड हैं। ठीक है, उस पर हमने बात की। जब हमने उस पर बात कर ली तो नीचे हम फिर डिफ़ाइन देंगे कि अल गर्ज़ उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें तुर्की, हिंदी, अरबी, फ़ारसी और पंजाबी के अल्फाज शामिल हैं, इसीलिए इसका मतलब है लश्कर। ठीक है,
अब ये चीज़ आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद उसने कहा कि उर्दू बतौर कौमी ज़ुबान बात करें। हमने ये भी बता दिया कि उर्दू जो है वो किस तरह से बनी। अब हमने बात करनी है कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, उसके ऊपर हमने डिबेट करनी है कि वो किस तरह से बनी। ठीक है, तो इसके लिए आप हेडिंग बनाएंगे उर्दू बतौर कौमी ज़बान। ठीक है, अब इसके नीचे बहुत सिंपल सी चीज़ आपने लिखनी है। सबसे पहले आप सबको पता है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का। ठीक है, इसके नीचे आप बात करें उर्दू हिंदी तनाज़े की। ठीक है, यहाँ पर आपने एक बात कर देनी है उर्दू हिंदी तनाज़े के बारे में। आपने वहाँ से बताना है कि किस तरह उर्दू को कौमी ज़ुबान बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद का जज़म कि इसके ऊपर बहुत सारे इरशादात हैं कि उर्दू की अफादियत के बारे में उन्होंने जो भी इरशादात फरमाए, आप उसमें से 2 उठाएँ, 1 उठाएँ, जो भी आपको आते हैं। ठीक है, उसको उठाएँ और उसको यहाँ पर कोट कर दें, बस। इसके अलावा आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना। बात कंप्लीट हो जाएगी ना कि पहले आपने यहाँ पर बताया कि उसको कौमी ज़बान बनाया गया, फिर आपने अपनी बात को प्रूव कर दिया कद-ए-आज़म के इरशादात के साथ। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे कि उर्दू के राइज के लिए। अभी आप देखें कि हमारी सोसाइटी के अंदर हर तरफ अभी आप CSS दे रहे हैं या PMS दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आप देखें हर आपको क्या कहा जाता है, इंग्लिश पे काम करो, इंग्लिश पे। उर्दू की कोई मतलब रही नहीं है यहाँ पे। तो हम जब उर्दू के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर ये भी बताएंगे कि अभी हमारी सोसाइटी में उर्दू के राइज के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस भी देंगे, अपने सजेशंस भी देंगे कि आया हम उर्दू को किस तरह से दोबारा अपनी सोसाइटी के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर फिर आप हेडिंग बनाएंगे उर्दू के राइज के लिए इकदामात। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि उर्दू को किस तरह से अपनी सोसाइटी के अंदर राइज किया जा सकता है, उसके लिए आपने सजेशन बताने हैं। मैं जो बता रही हूँ वो तो मैं अपने लिहाज से बता रही हूँ ना, आप लोग के माइंड में जो आते हैं आप वो लिखें। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं नंबर 1 पे कहूँगी कि सरकारी दफातर के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, उन सब का उर्दू में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ आ गई। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी सोसाइटी के अंदर उर्दू का राज हो जाए दोबारा से, तो उसका स्टार्ट मुझे लगता है कि हमें यहाँ से लेना होगा। अब हमें बार बार इंग्लिश पे क्यों काम करवाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने एग्ज़ाम भी इंग्लिश में देना है, हमने इंटरव्यू भी इंग्लिश में देना है, और आगे जाके दफातर के अंदर हमने काम भी इंग्लिश में करना है। अगर दफातर के अंदर काम उर्दू में करवाया जाएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे वो उर्दू में होंगे, तो जब पीछे से जो हमारा सिस्टम है वो खुद ब खुद ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो खुद उर्दू की तरफ आएगा। क्योंकि अगर वो इंग्लिश हमें पढ़ाएंगे, तो जब हम एक दफ्तर में बैठ के काम कर रहे होंगे तो हमारे सामने एक उर्दू का डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो खुद ब खुद जब हमारी बेस बनाई जाएगी वो फिर उर्दू से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे पहली जो होनी चाहिए कि सरकारी दफातर में दस्तावेज़ात का उर्दू में तहरीर होना। ठीक है, फिर नंबर 2 पे मैं इसमें ये कि हमारा जो नसाब तालीम है, ठीक है, हमारा जितने भी एजुकेशन हम स्टार्ट से बच्चे को देते हैं, हम वो इंग्लिश में दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो नसाब तालीम है उसको भी क्या करना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नसाब तालीम उर्दू में होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पे ये लिख दें कि अदालती कार्रवाइयाँ जितनी भी होती हैं, ठीक है, उन सबको क्या होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए। उस चीज़ को यहाँ पर कोट कर लें। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी भी आपके माइंड में जो सजेशंस आ रहे हैं आपने वो यहाँ पे लिख लेने हैं। फिर लास्ट पे हमारा आ जाता है कंक्लूजन। ठीक है, उर्दू में आप जब कंक्लूजन लिखेंगे तो आप लिखेंगे इख्तितामिया। ठीक है, इख्तिताम लिख दें या इख्तितामिया, जो आपकी मर्ज़ी है। उसको आप एक शेर से भी वाइंड अप कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे कोई शेर लिख दें या जो भी आपने, अब हमने ऊपर जितनी भी बातें की हैं ना, हमने इंट्रो लिखा है, हमने अपनी कौमी ज़बान के बारे में बात की, इसकी इब्तिदा के बारे में बात की है। आपने क्या करना है, उस सारे को समराइज़ करके नीचे अपना कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, कंक्लूजन में आप एक शेर भी लिख सकते हैं जिसमें वो कहता है कि अब का नहीं ये साथ सदियों का साथ है। अब मैं लिख देती हूँ शेर, अब का नहीं ये साथ सदियों का साथ है, तश्कील अर्ज़ पाक में उर्दू का हाथ है। ठीक है,
अब का नहीं ये साथ सदियों का साथ है, तश्कील अर्ज़ पाक में उर्दू का हाथ है। ठीक है, ये आप यहाँ पर शेर भी लिख सकते हैं, उसके बाद शेर लिखें और शेर लिखने के बाद अपना जो नीचे उसको कंक्लूड कर दें। ठीक है, सारे को। अब ये सारा ऐसे लिखने का तरीका था। इसमें आपने सिंपल कैसे लिखना है, आपने ऐसे को स्टार्ट करना है तारुफ़ से। तारुफ़ को आपने स्टार्ट लेना है, किसी शेर से लें, किसी कोटेशन से लें, किसी स्टोरी से स्टार्ट करें। ठीक है, करने के बाद फिर लिखें कौमी ज़ुबान की अहमियत क्या है। ठीक है, वो बात कर रहे हैं कौमी ज़ुबान की, तो हम बताएंगे कि कौमी ज़ुबान की क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर क्यों उसने इसको टॉपिक को चुना है, हम वो भी बताएंगे यहाँ पर कौमी ज़ुबान की अहमियत को। फिर हम बताएंगे कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, तो ये बनी कैसे है, इसकी इब्तदा कैसे हुई है, उसके अंदर हम हर चीज़ की बात करेंगे, नज़रियात की बात करेंगे, उसके अंदर कैसे दूसरी लैंग्वेज के आके वर्ड जो थे वो ऐड हो गए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी कौमी ज़ुबान के तौर पर हम इसको लेंगे कि हमारी कौमी ज़ुबान के तौर पर इसके अंदर इसने क्या क्या मुश्किलात इसको पेश आई। ठीक है, कायद आज़म ने इसके बारे में क्या कुछ फरमाया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम कहेंगे कि आज की सोसाइटी के अंदर अगर हमने उर्दू का राइज लाना है तो उसके लिए हमें कौन से ऐसे सजेशंस हैं या कौन से ऐसे स्टेप हैं जो हमें करने पड़ेंगे, तो उर्दू जो है वो सोसाइटी के अंदर राइज हो सकती है। फिर लास्ट पे आपने क्या करना है कि जितना भी आपने ऐसे लिखा है, जो भी आपने बात की है, आपने उस पूरे ऐसे को लास्ट पे कंक्लूड, इंग्लिश में आप कंक्लूजन कहते हैं, उर्दू में आप इख्तितामिया लिखेंगे, पंजाबी में आप मुकद्दी गलबात लिखते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जितना भी ऐसे आपने पढ़ा है, कोशिश कीजिएगा कि यहाँ नीचे भी उर्दू के लिए तो आपको काफ़ी सारे अशार मिल जाएंगे, कोटेशन मिल जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि जब इख्तिताम करना है तो वहाँ पर भी लाजमी एक शेर दे दें, कोई कोटेशन दे दें। ठीक है, फिर नीचे अपना जो भी आपने बात लिखी कि मुख्तसर ये कि उर्दू में ये हमने आपने ऐसे में जो बातें की हैं वो सिंपल जो है उसको समराइज़ करके अपने कंक्लूजन के अंदर ऐड कर दें। बस इतनी सी बात है ऐसे में। अब आपको जो खाका निगारी के लिए थीसिस स्टेटमेंट आपको पहले पढ़ा दी थी। ठीक है, खाका निगारी की जो बात आपको की थी, अब उसमें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा था कि खाका निगारी किया करें, उसमें ये होता है कि आपको ऐसे जब आप लिखने लगते हैं ना, तो आपके ऊपर एक प्रेशर सा होता है। ठीक है, कि इतना टाइम है, मैंने इसको मैनेज करना है, तो वो मोस्टली ऐसा होता है कि हमें भूल जाता है। तो आपने करना क्या होता है कि आपने सबसे पहले खाका बना लेना है। अब खाका निगारी का मतलब, ठीक है, खाका निगारी का मतलब होता है आउटलाइन। अब देखें, अब मैंने ये ऐसे लिखा है, मैंने इसमें आउटलाइन नहीं दी, मैंने क्या किया, मैंने अंदर हेडिंग्स बना दिया। अब आपने आउटलाइन कैसे देनी है, आप सबसे पहले अपनी आउटलाइन में क्या लिखेंगे, तारुफ लिखेंगे। तारुफ के नीचे आप थीसिस स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं मुकाला बयान, ठीक है, वो आप लिख देंगे। फिर आप दूसरी अपनी जो आउटलाइन के अंदर हेडिंग बनाएंगे वो आप कौमी ज़ुबान की अहमियत लिख देंगे। तीसरी उर्दू ज़ुबान की इब्तदा लिख देंगे। इसी तरह से इसके अंदर हमने जो मेन बातें लिखी हैं, जैसे दो नज़रियात है, तो जब आप उसके नीचे सब आउटलाइन बनाएंगे तो उसमें आप बात कर दें दो नज़रियात की, ताकि जब आप ऐसे लिखने लगे ना तो आपको कोई भी चीज़ भूले नहीं। ठीक है, फिर इसी तरह से कौमी ज़ुबान वाले लिखें, लास्ट पे इक़दामात लिखें और फिर कंक्लूजन। जो हेडिंग मैंने यहाँ पर बनाई है वही हेडिंग आपने अपनी आउटलाइन के अंदर देनी है, अपने खाका नगारी के अंदर देनी है। इसके अलावा कोई और बात नहीं है। मज़ीद ये कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो मेरे से ग्रुप में पूछ लीजिएगा या यहाँ पर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।